नमस्कार। आज की कहानी का टाइटल है लास्ट विश। जज साहब फांसी से पहले एक बार जेलर साहब के साथ सोना चाहती हूँ, ऐसा उस महिला के द्वारा अंतिम इच्छा के रूप में बताया जा रहा था। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मौत से पहले मौत कब आती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि मौत से पहले मौत तब आती है जब किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई जाए या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे कैंसर आदि जैसी लाइलाज बीमारी, और डॉक्टर उसको कह दे कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ 2 महीने या 3 महीने की है, या जज किसी मुजरिम को सज़ा सुना दे कि तुम्हें 1 महीने बाद या अगले 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो यह मौत से पहले की मौत होती है। क्योंकि कभी उस रब ने, उस भगवान ने, ईश्वर ने मौत का समय निर्धारित नहीं किया है कि तुझे किस दिन मरना है। मौत अचानक आती है। किसी व्यक्ति को अपनी मौत का पता नहीं होता है, लेकिन जेल में फांसी की सज़ा पाने वाले को अपनी मौत का पता होता है। ऐसे हालात में वह जितना भी पूजा पाठ, जितना भी अपने उस रब को राज़ी करने के लिए भक्ति या उससे दुआएं मांगता है, उतना ही कम होता है। पाकिस्तान के लखपत जेल में एक कैदी औरत को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। वह अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ एक रात गुजारने के लिए, हम बिस्तर होने के लिए अपील की थी, और उसने कहा था कि जज साहब, मैं अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने मेरे केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, मैं उसके साथ रात गुजारना ही नहीं बल्कि हम बिस्तर भी होना चाहती हूँ, उससे संबंध बनाना चाहती हूँ। एक महिला कैदी जो 3 साल से जेल के अंदर बंद है, उसको आज जज साहब क्या सज़ा सुनाएंगे, क्योंकि पिछली तारीख पर जज साहब ने सब वकीलों की दलीलें सुनी, गवाहों को सुना और फैसला सुरक्षित कर लिया था, और कहा था कि अगली तारीख पर आसिया बीबी का फैसला हो जाएगा। इसलिए सभी वकील, सभी प्रेस वाले, सभी मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी। कोर्ट का कमरा यानी अदालत पूरी तरह से भरा हुआ था और सभी लोग जज साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जज साहब अपने कमरे से निकलकर आते हैं। उनका कमरा कोर्ट रूम से बिल्कुल लगा हुआ होता है, और वहां आकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और फिर अपने कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। पूरे अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। हर आदमी एक दूसरे को देख रहे थे। आसिया बीबी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वह कटघरे में खड़ी हुई थी और फैसला होने का इंतज़ार कर रही थी। जेल की वार्डन है जिसकी निगरानी में आसिया बीबी रहती थी, उसके भी आंखों में आंसू था। वह सोच रही थी कि आज पता नहीं आसिया के बारे में क्या फैसला आएगा, क्योंकि जेल की वार्डन उसको बहुत शरीफ औरत समझती थी। तभी जज साहब अपने हथौड़े को लकड़ी पर मारते हैं और आर्डर आर्डर कहते हैं। सभी लोगों की नज़रें जज साहब की तरफ थी। जज साहब ने कहा कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तजीरा पाकिस्तान दफ़ा 302 के तहत आसिया बीबी को अपने पति के कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। आसिया बीबी अपनी मौत की यानी फांसी की खबर सुनकर वह रोती और गिड़गिड़ाती नहीं है, बल्कि वह शून्य में आसमान की तरफ देखती रहती है। उसके बाद लोग आपस में एक दूसरे से
बात करने लगते हैं। जिसका डर था वही हुआ। जेल की वार्डन आसिया को पिछले 3 साल से जानती थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जब जज साहब ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई और कहा था कि आसिया बीबी को कल सुबह फांसी होगी। यानी उसके पास अब अधिक समय नहीं था, सिर्फ 1 रात का समय था। अदालत में सभी लोग हैरान और परेशान थे। कुछ लोगों का कहना था कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। इसने अपने सीधे साधे और मासूम पति को मौत के घाट उतारा था और सुना यह भी जा रहा है कि इस औरत का किसी दूसरे आदमी के साथ भी संबंध था। इस औरत ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मौत के घाट उतारा था। जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी, क्योंकि सबूत जो कोर्ट में पेश किए गए थे वह इस तरह के थे कि इस औरत ने अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतारा था, क्योंकि इसका पति इसकी जिस्म की प्यास को शांत नहीं कर पा रहा था। इसलिए यह किसी दूसरे आदमी से फंस चुकी थी जो कि इसके पति को पसंद नहीं था, और फिर इसने अपने पति का कत्ल कर दिया। इस तरह के सबूत और तथ्य कोर्ट को पेश किए गए थे, जिस वजह से कोर्ट ने एक तो बदचलन और ऊपर से अपने पति के कत्ल करने के जुर्म में उसको दोषी पाते हुए मौत की सज़ा सुना दी थी। उसी वक्त फिर कुछ देर की खामोशी के बाद कोर्ट रूम में ही जज साहब उस औरत से पूछते हैं कि आसिया बीबी, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तुम किसी से मिलना चाहती हो? अपने माँ बाप से, रिश्तेदार से, भाई बहनों से, या कुछ खाना चाहती हो? कोई तुम्हारी फरमाइश हो तो वह पूरी कर दी जाएगी। कानून के अनुसार फांसी दी जाने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उससे भी पूछी गई। पहली बार तो वह खामोश रहती है, लेकिन दूसरी बार में जब जज साहब उससे दूसरी बार आवाज़ लगाकर और बुलंद आवाज़ में पूछते हैं कि आसिया बीबी, हमने आपसे पूछा कि क्या आपको किसी से मिलना है? क्या आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है जिसको हम पूरा कर सकें? और हम हर मुमकिन है आपकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। दूसरी बार जब आसिया बीबी के कानों में यह आवाज़ पड़ी तो उसने अपना सर ऊपर उठाया और सामने खड़े हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद की तरफ वह देखना शुरू कर दी, जिसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और उसकी उम्र भी लगभग 45 से 50 साल के आसपास थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। इनके साथ हम बिस्तर होना चाहती हूँ। यह सुनकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। पूरे अदालत में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दाऊद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, पाकिस्तान का वो इतना शरीफ व्यक्ति था कि उसकी शराफत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, और उस औरत ने मरने से पहले जो एक रात यानी कुछ घंटे, लगभग 20 घंटे या 25 घंटे उसकी फांसी में बचे हुए थे, उन लम्हों में, उन पलों में उसने किसी से मिलने की इच्छा की जाहिर ही नहीं की थी, बल्कि हमइस्तर होने के लिए अपने जिस्म की ख्वाहिश है, अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए उसने वह फरमाइश की थी। वार्डन जो जेल में उसकी देखभाल करती थी, उसको भी उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मरते मरते भी यह औरत अपने जिस्म की आग प्यास बुझाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही थी। इसके बाद जज साहब सबको चुप कराते हैं, हथौड़ा मारते हैं
आर्डर आर्डर कहने के बाद फिर कहते हैं कि हम आसिया बीबी की इस फरमाइश को कबूल करते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद को यह हुक्म सुनाते हैं कि आज की रात वह आसिया बीबी के साथ गुजारे और उसे उसके साथ रात गुजारने का पूरा मौका दिया जाता है। उनको अलग से एक रूम दिया जाता है। जिस कोठरी में आसिया बीबी रहती है वहाँ नहीं बल्कि एक स्पेशल रूम है इनको दिया जाता है। जज साहब के इस आदेश के बाद सब लोग खामोश हो गए। अब कोर्ट बर्खास्त कर दी गई थी। आसिया बीबी जज साहब की तरफ बार बार देख रही थी। जज साहब ने आसिया बीबी की आंखों में जब आंख डाली तो आसिया ने कुछ इशारा किया था जज साहब की तरफ और यह सारा नज़ारा जेल की वार्डन जज साहब को और उस आसिया को देख रही थी। वह हैरान थी। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत क्या चीज़ है। जज साहब ने मौत का फैसला सुना दिया है। वह कुछ इशारा करती है। उसके बाद जज साहब एक लड़के को भेजते हैं। लड़का एक कॉपी और पेन लेकर आसिया के पास जाता है। वह उसके हाथ में वो कॉपी और पेन देता है। वो उस पर कुछ लिखती है। वो पन्ना फाड़ता है और उसे ले जाकर जज साहब को दे देता है। दोनों के बीच में कुछ इशारे होते हैं और जज साहब अपने रूम में चले जाते हैं और आसिया बीबी को फिर गिरफ्तार करने के बाद उसी काल कोठरी अर्थात लाकर में बंद कर दिया जाता है और सुबह के लगभग 6 बजे उसको फांसी होनी थी। अब लगभग रात होने वाली थी। जेल की वार्डन को भी अपने घर जाना था, लेकिन आज की रात के बाद उस औरत को फांसी होनी थी जिसके बाद उसने कई साल गुजारे थे। वह उससे बहुत इम्प्रेस हुई थी। वह उसको मासूम समझती थी, लेकिन आज उसके ऊपर उसे भी गुस्सा आ रहा था। यह हवस की कितनी भूखी औरत है। इसके अंदर इतनी वासना है कि यह मरते समय भी संभोग करके मरना चाहती है। जब रात के 11 या 12 बजते हैं तो आसिया बीबी को एक अलग रूम में भेज दिया जाता है और उसके साथ दाऊद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको भी भेज दिया जाता है। इसी बीच लगभग 12 बजे जेल की वार्डन को जज साहब का फ़ोन आता है कि आपको अभी इसी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे रूम पर आना है। वह बड़ी परेशान होती है, हैरान होती है कि जज साहब इस वक्त उसे क्यों बुला रहे हैं, क्या मामला है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उधर कोर्ट के फैसले के समय दोनों आसिया बीबी और जज साहब के बीच जो आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए थे, कुछ पर्चे पर लिखकर आसिया बीबी ने जज साहब को दिया था। यह सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर यह मामला क्या है और रात के 12 बजे जज साहब उसे क्यों बुला रहे हैं। वह एक तरफ डर भी रही थी कि कहीं आज जज साहब उसके प्यार में पागल तो नहीं हो गए हैं, कहीं वे आज उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर बैठे। लेकिन वह जानती थी कि ये जो जज हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इनके बारे में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं सुना गया है कि वह लड़की परस्त इंसान है, लड़कियों के शौकीन हैं या शराबी हैं। इसलिए वो अपने दिल को मजबूत करती है और जज साहब के रूम पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह उनके रूम पर पहुंची, गार्ड जो बाहर खड़ा हुआ था उसने फौरन अंदर खबर भिजवाई और अंदर से फौरन जज साहब बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं, अमारा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जेल की वार्डन का नाम अमारा था। वे कहते हैं कि अमारा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जज साहब उसको अपने रूम में लेकर गए और उसे वहाँ बिठा देते हैं और उनके रूम में जो LCD लगी हुई थी
उसको ऑन कर देते हैं। जब एलसीडी ऑन होती है तो हमारा जो जेल की वार्डन थी यह नज़ारा देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जेल के अंदर का सारा नज़ारा उसकी आंखों के सामने था। जिस रूम में आसिया बीबी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद थे, उस कमरे का नज़ारा उस स्क्रीन पर उनको साफ साफ दिख रहा था। जज ने कहा कि मैंने फैसला सुनाने के बाद अपने लोगों से कह करके इस कमरे में खुफिया कैमरा लगवा दिया था कि इन दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं। इसे फांसी की सज़ा सुनाने से एक दिन पहले मैं इससे मिलने गया था। मैंने उस लड़की की मासूमियत देखी जिसकी उम्र अभी लगभग 22 साल है, और 22 साल की उम्र में उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि वह अपने पति का कत्ल कर दिया। मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कि अभी भी वक्त है, मैं जज हूँ और मैं फैसला सुनाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई बता दो और मुझे कुछ लगेगा कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो तुम्हारी जान बच सकती है। तब उसने कहा था कि मुझे फंसाया गया है और मुझे फंसाने में एक पुलिस ऑफिसर ही शामिल है जो मुझे चाहता था और जिसकी वजह से मैं यहाँ जेल में बंद हूँ। बस उस दिन मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आगे तुम्हें क्या करना है वह तुम देखो, और जो तुम कहोगी फरमाइश करोगी वो पूरी कर दी जाएगी। इस तरह से इंस्पेक्टर दाऊद को आज इसके पास भेजा गया है। इंस्पेक्टर दाऊद और उस औरत के बीच में जो बातें चल रही थी वह बातें सुनकर जेल के वार्डन अमारा के कान खड़े हो जाते हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भला कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके पति का जो कातिल था वह कोई और नहीं था बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद ही था। आसिया बीबी को तो ज़बरदस्ती फंसाया गया था और फंसाने वाला कोई और नहीं था बल्कि इंस्पेक्टर दाऊद था। उधर रात बीतती जा रही थी। यह सारी चीज़ें जज के और वार्डन के सामने थी। सारी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और आसिया बीबी को भी नहीं पता था कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन उसने जज साहब से जब पर्चा लिख करके दिया था तो यह ज़रूर कहा था कि आज रात मैं इस ऑफिसर के साथ गुजारूंगी। आप मेरी बात का ख्याल रखना, भूल मत जाना। बस जज ने खुफिया कैमरे लगवा दिए थे और वह सारी रिकॉर्डिंग उनके बीच में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या वे बातें कर रहे थे, वह सब देख रहे थे। अब क्योंकि फांसी की सज़ा सुबह को होनी थी इसलिए सारी तैयारी कर ली गई थी। जो फांसी देने वाले लोग थे वह वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे। इस केस को यानी इस कांड को चलते चलते लगभग सुबह के 5 बजे का समय हो चुका था। तभी जज साहब जेल की वार्डन से कहते हैं अब हमें चलना चाहिए और उसकी फांसी रुकवानी चाहिए। वे बाहर निकलते हैं तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि मूसलाधार बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी भर रहा था। अब क्या करते क्या ना करते, परेशान थे। इसीलिए अब उन्होंने अपने गार्ड से कहा कि गाड़ी निकालो, जो भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमें वहाँ पहुँचना है। जज और जेल की वार्डन जेल में पहुँचते हैं तो उसको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था। सारे बड़े बड़े अधिकारी, आईजी, डीआईजी सभी लोग मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में फांसी दी जाती है। तब जज साहब ने यूएसबी जो उनके पास मौजूद थी, जो रिकॉर्डिंग थी, उसको उन्हें दे करके कहते हैं कि यह रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको फांसी की सज़ा देने का जो आपका इरादा है वह दूध का दूध है और पानी का पानी हो जाएगा। जब वह रिकॉर्डिंग लोगों के द्वारा देखी जाती है तो सारी सच्चाई सामने थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद भी वहाँ खड़ा था। दाऊद कह रहा था कि देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज तुम फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हो गई।
आसिया इतनी खूबसूरत थी कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसके पति का दोस्त इंस्पेक्टर दाऊद था। इंस्पेक्टर दाऊद अपने दोस्त के घर जाया करता था और वह अपने दोस्त की पत्नी पर आशिक हो गया था। उसकी गैर मौजूदगी में वह आसिया से संबंध बनाना चाहता था, लेकिन आसिया एक घरेलू और शरीफ औरत थी। लड़की भी खूबसूरत थी लेकिन बदचलन नहीं थी, इसलिए उसने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ और तुम अपने दोस्त के पीठ के में छुरा घोंप रहे थे। उसकी बीवी के साथ तुम नाजायज ताल्लुकात करना चाहते हो। भले ही कोई देखे न देखे, लेकिन मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा रब मुझे देख रहे हैं। मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूँगी। उस ऑफिसर ने, इंस्पेक्टर ने आसिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसकी बात को वह मानती ही नहीं थी। उसने अपने साथ उसको हमबिस्तर होने से बिल्कुल मना कर दिया। तब गुस्से में आकर उसने कहा था कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानी तो मैं तुम्हें ऐसे फंसा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और तुम फांसी के फंदे पर लटकी हुई होगी। आसिया ने कहा था, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। फिर एक दिन वो अपने दोस्त के घर पहुंचता है और दोस्त के घर पहुंचने के बाद वो उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला देता है और आसिया के सामने ही उसका गला काट देता है, यानी अपने दोस्त को वह जान से मार देता है। उसके ऊपर उस औरत को पाने का इतना जुनून सवार था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हें भी मौत की सज़ा होगी। उसके बाद उसने हालात और सबूत ऐसे पैदा किया कि अब आसिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके ऊपर बदचलन का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उसके हाथ में जो फिंगरप्रिंट थे उस हथियार के ऊपर वह आसिया के दिलवाए जाते हैं और इस तरह से तमाम नकली सबूत और नकली गवाह खड़े किए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट अदालत वही देखती है जो उसको दिखाया जाता है। अदालत सबूतों पर चलती है, अदालत गवाहों पर चलती है। अगर किसी बेगुनाह के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही देकर जिसने कोई कांड, कोई हत्या न की हो और अदालत में ऐसे सबूत या तथ्य पेश किए जाएं कि वह सबूत उस मुजरिम के खिलाफ जा रहे हों जो बेकसूर है, तो अदालत उसको भी सज़ा सुना देगी, क्योंकि अदालत की आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है वह इसीलिए बंधी होती है क्योंकि उसको जो दिखाया जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर चलाया जाता है, वो इसी तरह से चलता है। सबूत और गवाहों के बिना अदालत में फैसले होते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर इस सारे केस में जो फसाद की जड़ था, जो असली मुजरिम था, वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद था, जो 50 साल का था और उसको अपने दोस्त की बीवी पसंद आ गई थी, जिसके गोरे जिस्म को अपनी आंखों से देखना चाहता था, तन्हाई के पलों में उसको अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था। लेकिन उस लड़की को यह पसंद नहीं था कि वो अपने पति के होते हुए उसके दोस्त की बाहों में सो जाए, इसलिए उस लड़की को मौत की सज़ा होने वाली थी। सच्चाई सबके सामने थी। उस कमरे की रिकॉर्डिंग सारे अफसरों ने देख ली थी। उस रिकॉर्डिंग में ऑफिसर ने आसिया के मुंह को अपने हाथों से पकड़ा था और अपना मुंह उसके मुंह के पास लाकर कहा कि देखो, मैं जो चाहता था मैंने कर दिया। अगर तुम जरा सी देर के लिए अपने जिस्म को मुझे सौंप दिया करती, मेरे साथ 1 घंटा बिता लिया करती, तो तुम्हारी ज़िंदगी भी सुखी हो जाती, तुम्हारा पति भी नहीं मारा जाता और मैं भी खुश रहता। लेकिन तुमने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, अपने पति को मरवा दिया। तुम्हारे पति को पता है ना तुम्हारे सामने मैंने कैसे उसकी गर्दन काट दी थी और फिर कैसे मैंने उसका इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया था। वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही थी उस कमरे में। और फिर उसने कहा था कि आज तुम जब मरने जा रही हो तो मेरे साथ हम बिस्तरी करने की ख्वाहिशमंद हो। आज तुम्हारी समझ में आया जब तुम्हें फांसी की सज़ा हो रही है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ।
अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे साथ हम मिस्री भी करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। और उसने उसका दुपट्टा खींचा था। तभी जेल के वार्डन ने अपने कुछ गार्ड को इशारा किया कि वो वहाँ जेल में कुछ ऐसा हंगामा करे ताकि सबका ध्यान भंग हो जाए। अब सुबह का समय था जब उसको ले जाया गया और सबके सामने उस रिकॉर्डिंग को, जो रात में कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, वह दिखाई गई। सब एक दूसरे की शक्लों को देख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाऊद को वहीं पर ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की पाकिस्तान की लखपत जेल की एक औरत की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कैसी वीडियो प्रतिदिन सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।